ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंडिया को 6 विकेट से हराकर अपना 6th वर्ल्ड कप जीत लिया एंड डेफिनेटली इससे हमारे जो जो करोड़ों देशवासी थे उनका जो सपना था इस वर्ल्ड कप को जीतने का वो पूरा नहीं हो पाया। पर विदाउट अ डाउट हमारी जो टीम है ना वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। उनके हाथ में जो जो चीज़ें थी उन्होंने देखा कि जितने मैचेस थे हमने खेले बहुत ही कंसिस्टेंटली उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म करते रहे। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से और रिजल्ट्स कई बार नहीं आते। पर यहाँ पर हमारी जो पूरी प्रिपरेशन थी और जो हार्ड वर्क था ना पूरी टीम ने जो किया वो डेफिनेटली पूरे देश को उनके ऊपर एक गर्व करने के लिए पूरे देशवासी उनके ऊपर डेफिनेटली गर्व करते हैं। अब देखो बहुत सारे आपने देखा भी होंगे इस तरह की पिक्चर्स जो देखी होंगी जहाँ पर हमारे कैप्टन जी भी थे, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं बहुत एक दुःख लगता है ऐसी चीज़ें देख के। पर देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो सफलता होती है ना, वो सफलता क्या है? एक सार्वजनिक एक उत्सव होता है, कि सब लोग एक तरह से उसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं जो कि एक सक्सेस होती है। पर जब आप असफलता होती है, तो वो एक व्यक्तिगत शोक की तरह होती है। ठीक है? जैसे बोलते हैं ना सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, फेलियर हैज़ नन। तो कहीं न कहीं वो जो पिक्चर्स थी रोहित शर्मा की मुझे पर्सनली देख के भी उनको बहुत बुरा लगा वो चीज़ें। ठीक है? तो ये बट आपको ध्यान रखना होगा दीज़ थिंग्स डू हैपन। इवन समटाइम्स आप अपना बेस्ट दोगे, अपनी हार्ड वर्क पूरा दोगे, पर कहीं न कहीं कई बार हो जाता है कि रिज़ल्ट इक्का-दुक्का बार आपके फ़ेवर में नहीं आता। पर बिल्कुल भी इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे हाथ में जो था प्रिपरेशन जो बोलते हैं ना गीता का उपदेश कि कर्म ही हमारे हाथ में है, तो वही चीज़ हमें भी करते जाना है। तो दोस्तों डेट है आज की 20 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। एक ना मीज़ल्स के बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना तो डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ जो यूएस का सीडीसी है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनके द्वारा एक असेसमेंट किया गया और इन्होंने ये पाया कि मीज़ल्स के द्वारा जो डेथ होती है ना, उसमें 43% का इंक्रीज़ देखने को मिला है, हमें 2021 से 2022 के बीच में। तो अपने आप में ना थोड़ा ये कंसर्निंग डेफ़िनेटली बन जाता है। कुछ लोग जो हिंदी स्टूडेंट्स के हैं मीज़ल्स को हम खसरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना हिंदी के अंदर। तो यहाँ पर मीज़ल्स को अगर आप देखें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस बच्चे को आप यहाँ पे देख पाओगे, तो बहुत ही बॉडी के ऊपर इसके रैशेज़ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो रैशेज़ होते हैं, इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा बुखार आ जाता है, आपका गला खराब रहता है, हमेशा जो नाक है वो बहती रहती है। ये सारे अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स होते हैं मीज़ल के केस के अंदर, पर रैशेज़ आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से देखने को मिलते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर डिज़ीज़ है ना, ये वायरस के द्वारा फैलती है, पहली बात तो आपको ये नोटिस करनी है और दूसरा क्या है, ये कंटेजियस डिज़ीज़ है। कहने का अर्थ क्या, कि मान लो इस बंदे को मीज़ल्स है, ठीक है? अगर ये कल को साँस लेगा, खाँसता है या फिर छींक आ जाती है उसको, तो यहाँ पर ये सामने वाले पर्सन तक फैल सकता है। आई बात समझ में? हो तो ये किसी को भी सकता है, पर बच्चों के केस में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। बड़ों को भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, बड़ों को भी होता है, पर बच्चों के केस में ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी रहती है। साथ में और देखो मैं वायरस की जैसे बात कर रहा था ना, तो यहाँ पर आपको जो आरएनए वायरस है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। और एक सीरोटाइप होता है मतलब सीरोटाइप का अर्थ होता है एक बेसिकली ग्रुप की बात होती है, जहाँ पर एक ग्रुप के अंदर एक सर्टेन स्पेशी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको बोलते हैं सीरोटाइप, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर वायरस का नाम भी आप याद रख सकते हो मोरबिली वायरस। ये पर्टिकुलर जो है इस जीनस का है ऑफ द पैरा मायोक्सी रिविडी फैमिली, ठीक है? तो इसकी होती है और ह्यूमन्स एकमात्र इसके नेचुरल होस्ट होते हैं इस पर्टिकुलर वायरस के, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी ट्रांसमिशन और सिम्पटम्स मैंने आपको बता ही दिया और बच्चों को ज़्यादा ये अफ़ेक्ट करता है। और जैसा मैं आपको बता भी रहा था, वैक्सीन्स इसकी अवेलेबल है। कौन-सी वैक्सीन्स इसकी है? एमएमआर यानी कि एम से आपका हो गया मीज़ल्स, एम से हो गया आपका मम्प्स। मम्प्स की जब हम बात करते हैं कंठमाला जो होता है ना, उसको बोला जाता है और तीसरा हो गया रूबेला। रूबेला क्या होता है? रूबेला को जर्मन खसरा भी बोलते हैं। तो ये एक 3 तरह के जो टैकल करने के लिए एमएमआर वैक्सीन दी जाती है। तो मीज़ल्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे 2 वैक्सीन डोज़ेज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेफ़िनेटली इससे हमें देखने को मिलता है कि ये वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और सेफ़ है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं और यहाँ पे एक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2000 से लेकर 2021 के बीच में ना लगभग 56 मिलियन डेथ्स को हमने अवॉइड कर दिया
क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छी वैक्सीन्स थी। तो अच्छी वैक्सीन्स होना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। अब देखो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसका एक मेजर था कि 2023 तक हम मीज़ल्स को एरेडिकेट कर देंगे। अभी तक तो नहीं हुआ है, पर डेफ़िनिटली आने वाले समय के अंदर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा जो मीज़ल्स है ना, इंडिया से एलिमिनेट ये कर दें। तो प्लान ये था कि 95% तक हम इसको लोगों को वैक्सीनेट कर दें। अभी उसकी तरफ काम चल रहा है। डेफ़िनिटली हम आने वाले टाइम के अंदर कोशिश करेंगे कि इन टारगेट्स को थोड़ा हम जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएँ। ठीक है? इसके साथ में अगर आप नोटिस करो, 33 मिलियन बच्चों को अभी भी वैक्सीनेट नहीं किया गया है मीज़ल्स के अगेंस्ट। ये ऐसा यहाँ पे इन्होंने असेसमेंट के अंदर पाया है। 2022 के अंदर लगभग 83% ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन जो थे ना, उन्होंने फर्स्ट डोज़ ऑफ मीज़ल्स यहाँ पे वैक्सीन्स की मिली, जो कि काफ़ी लोएस्ट है। ठीक है ना? 2008 के बाद का लोएस्ट है, तो अपने आप में नंबर्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसको 90 95% इस तरह से आगे लेकर जाना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मीज़ल्स के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है? आगे चलें, उसके पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देखो हमारे जो कोर्सेज़ हैं, टाइटन 2025, संकल्प 3.0, ये बहुत इम्पोर्टेंट कोर्सेज़ हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन की तरफ अच्छे से कदम बढ़ाना चाहते हैं। और हमारे जितने भी आप जानते हो ना कोर्सेज़ होते हैं, डेफ़िनिटली उनमें अफ़ोर्डेबिलिटी का कॉम्पोनेंट रहता ही रहता है। पर अफ़ोर्डेबिलिटी के साथ ही ना क्वालिटी भी इंश्योर करी जाती है, ताकि आप अपने ड्रीम से किसी भी तरह से वंचित ना रह पाएँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप जाकर इनको कोर्सेज़ को चेक कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आपकी प्रिपरेशन के अंदर ये बहुत आपको हेल्प करेंगे। अगर इन केस आपके डाउट्स आते हैं तो वो भी आप बता सकते हो, और मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, यहाँ पर भी अगर आपको कुछ भी कंसर्न्स आते हैं, कुछ पूछना होता है, कुछ डाउट्स होते हैं आपके कि इन कोर्सेज़ के अंदर कैसे एनरोल कर सकते हैं या कुछ भी इस तरह से डाउट्स हैं, तो 7007931912 इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके भी आप अपने डाउट्स को रिज़ॉल्व करवा सकते हो। आगे चलते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में ज़रा हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखो अभी क्या हुआ है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने रिपोर्ट किया है कि 59 मिलियन हॉस्पिटल एडमिशंस हुए हैं अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 5 साल पहले लगभग लॉन्च करी गई थी। अब ये हमारी सरकार की ना एक बहुत ही बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप जो मतलब जो एक सबसे बड़ी स्कीम होती है ना, उसको बोला जाता है। तो हमारी एक ना नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, एनएचपी 2017। अब पॉलिसी जब बनाते हैं तो उसके अंदर ये बात करी जाती है कि हमारा विजन क्या है। तो उसमें विज़न के अंदर बात करी यार, देखो इंडिया में बहुत गरीबी है कहीं न कहीं अभी भी, तो हमारी कोशिश थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, ठीक है? इसी चीज़ को कहीं न कहीं कवर करने के लिए, और साथ में आप नोटिस करते हो ना हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वहाँ पर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर हमें अचीव करना है, तो वहाँ पर गुड हेल्थ की बात करी गई है, वेल-बीइंग की बात करी गई है। ठीक है? एसडीजी 2 जो हमारा है, वहीं पर इस तरह की बातें करी गई हैं। तो अगर हम उनको भी अचीव करना चाहते हैं, तो आयुष्मान भारत उसकी तरफ ही एक अटेम्प्ट है कि वो चीज़ को हम अचीव कर पाएँ। और यहाँ पर ये पहली बात तो ये समझो कि ये जो स्कीम है, ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों का यहाँ पे काम देखने को मिल जाता है। मिनिस्ट्री हमारी लॉजिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही है, और साथ में आप नोटिस करो, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। एक तो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। अब यहाँ पर हमारे ना लगभग 1.5 लाख के करीब-करीब, ठीक है ना? 1.5 लाख के करीब जो हमारे एक्जिस्टिंग सब सेंटर्स थे, उनको यहाँ पर हम रिवैम्प करेंगे, या उनको उनको ठीक है ना, उनको ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, ताकि कहीं न कहीं ना जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर है, ध्यान से समझना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसके लिए, आपके प्राइमरी हेल्थ केयर को हम अच्छे से दे पाएँ। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स होती हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज़ होती हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल करवाई जा पाएँ आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ वगैरह के लिए, हेल्थ सर्विसेज़ के लिए, ये यहाँ उसके रिगार्डिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काम करते हैं। और दूसरा जो जन आरोग्य योजना के अंतर्गत है, वो यहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, इतना कवरेज होता है। ठीक है? कवरेज आप समझते होंगे कि इतना आपका खर्चा है वो यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे सेकेंडरी केयर हो गया, टर्शियरी केयर हो गया, वो यहाँ पर देखी जा सकती है। साथ ही साथ आपके सारे हॉस्पिटलाइज़ेशन एक्सपेंसेस, प्री हॉस्पिटलाइज़ेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन एक्सपेंसेस, वो सारे यहाँ पर हमें कवरेज उनकी देखने को मिल जाती है। एक अथॉरिटी है हमारे पास, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि नेशनल लेवल के ऊपर है, उसी तरह से स्टेट्स के ऊपर आपकी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी देखने को मिल जाएगी, या एजेंसी देखने को मिल जाती है। बेनिफिशियरीज़ को कैशलेस बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? डे 1 ऑफ द पॉलिसी से सारी चीज़ें आपकी कवर्ड होती हैं, और यहाँ पर बेनिफिशियरीज़ को बेनिफिट मिलता है, आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स तो है ही हैं, पर साथ-साथ आपकी जो इम्पैनल्ड प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं,
जिसके माध्यम से आप इनका यूज़ेज कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे विद रिगार्ड्स टू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आपको पता होने चाहिए। थोड़ा-सा एनएचए यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली इसको सेटअप किया गया था ताकि ये जो जन आरोग्य योजना की मैं बात कर रहा ना, इसको कहीं न कहीं नेशनल लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करा जा पाए। तो ये एक अटैच्ड ऑफिस ही है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, और इसको चेयर कौन करता है, एक गवर्निंग बोर्ड है जिसको चेयर करते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको एनएचए के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टेक्निकल टेक्सटाइल। देखो, जो लोग लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मैंने 4-5 महीने पहले टेक्निकल टेक्सटाइल पढ़ाया था, बट ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। इसको थोड़ा हम और जानने की कोशिश करते हैं। समझो पहले कि आखिर टेक्सटाइल तो समझते हो, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये टेक्निकल टेक्सटाइल क्या शब्द हो गया? देखो, जैसे अब आप लोगों ने कोविड-19 पैंडेमिक देखा, बिल्कुल। सर वहाँ पर ना हमने कुछ टेक्सटाइल्स देखी। किस तरह की टेक्सटाइल? मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। क्या आपको पीपीपी किट याद है? बिल्कुल, वो डॉक्टर्स पहनते होते थे या फिर आपके जो चेकअप करने वाले, ताकि कहीं न कहीं कोरोना उनको इम्पैक्ट ना करे, राइट? अब ये एक स्पेशल तरह की टेक्सटाइल है। बात मानते हो? बिल्कुल। क्यों बनाई गई है? इसका एक सर्टेन पर्पज़ है कि कोरोना वगैरह उनको ना फैले। बिल्कुल ठीक बात है। चलो, ये बात तो समझ आई। इसके अलावा और जैसे मान लो हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो आपकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अब बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों बनाई गई हैं? वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि वहाँ से बुलेट ना पास करे। तो उसका कुछ फंक्शन है या नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। कल अब वर्ल्ड कप का मैच हुआ, स्पोर्ट्स के सेक्टर के अंदर हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी ना कुछ जो शर्ट्स या टी-शर्ट्स जो बनाई जाती हैं, या और जो उनके इक्विपमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, उनमें ये ध्यान रखा जाता है कि यार गर्मियों के अंदर ना उनको पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा ना आए, क्योंकि उनको लंबे टाइम तक खेलना हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरह से ये जो सर्टेन टाइप ऑफ टेक्सटाइल आप देख रहे हो, इनको ना देखने के पर्पज़ से नहीं, कि ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर बहुत बढ़िया कुछ डिज़ाइन बना दिया, ये सब कर दिया, नहीं। इनके कुछ फंक्शंस हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इनको बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि देखने में अच्छे लग रहे हैं। जैसे हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, वो तो ये होता है कि यार इस पे ये डिज़ाइन होना चाहिए, या फिर इसके एस्थेटिकली ऐसा होना चाहिए, नहीं। टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर क्या होता है, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी स्पेशल फिज़िकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज़, उस वजह से उनको बनाया जाता है। इन सभी चीज़ों को बोलते हैं आपकी टेक्निकल टेक्सटाइल। डेकोरेटिव पर्पसेज़ इनके काम नहीं होते, इनके काम होते हैं कि एक सर्टेन चीज़ के लिए। यहाँ पर क्या हुआ है, अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई थी सीडब्ल्यूआई की और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल की तमिलनाडु के अंदर, इस वजह से ये चीज़ हमें न्यूज़ में देखने को मिल जाती है। और भी आप यहाँ पे देख पाओगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये आपकी जो रेलवेज़ में या फिर एयरप्लेन्स के अंदर आपकी जो सीट कवर्स हो सकते हैं, वो भी कहीं न कहीं टेक्निकल टेक्सटाइल का पार्ट है। ठीक है ना? उसी तरह से कुछ और चीज़ें भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने खेतों के अंदर आपने देखा होगा ना, कुछ बिछाया जाता है कुछ तरह की टेक्सटाइल्स को, ताकि कहीं न कहीं जो रेज़ वग़ैरह है वो अकॉर्डिंगली मैनेज करी जा पाएँ। तो ये भी टेक्निकल टेक्सटाइल का ही पार्ट है। तो इस तरह के ना इनके और भी बहुत सारे नाम हैं। ये नाम भी ध्यान में रखना, कई बार कन्फ्यूज़ हो सकते हो। अगर आप इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पढ़ते हो, फंक्शनल टेक्सटाइल, परफॉर्मेंस टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग टेक्सटाइल, इनविजिबल टेक्सटाइल, हाई-टेक टेक्सटाइल, ये सारे टेक्निकल टेक्सटाइल ही हैं, उनको कहने के बस दूसरे नाम हैं और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ना इसके अलग-अलग जगह पे इसके यूज़ेज़ हो सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर होगा तो एग्रोटेक बोल देंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर होगा तो बिल्डटेक बोल देंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन में नहीं पहनते लोग जो जूते पहनते हैं बड़े-बड़े वाले, ठीक है? क्लोथिंग टेक्सटाइल हो सकती है, जियोटेक हो सकता है, होम टेक्सटाइल हो सकते हैं, इंडुटेक यानी कि इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, मेडिकल सेक्टर का भी एग्ज़ाम्पल दे ही दिया। ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर होता है, जैसे आप अपनी गाड़ी के ऊपर देखते हो ना, एक छत होती है, तो छत के ऊपर एक जो लगा होता है, मतलब जो कवर कवर सा लगा होता है, वो यहाँ पे मोबाइल टेक या फिर ऑटोमोटिव टेक्सटाइल के अंदर आ जाएगा। पैकेजिंग टेक्सटाइल हो गया, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स टेक, इस तरह के अलग-अलग तरह के आपको यूजेस इसके देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना? तो डिपेंडिंग अपॉन क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, कभी जैसे पीपीपी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया, केवलर की मैं बात कर रहा था, जिससे आपके बुलेट प्रूफ हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, ड्यूरेबल हो गया, ये सारे अलग-अलग चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। दीज़ आर व्हाट टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है? बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसा मैं आपको बता भी रहा था। और सरकार के बहुत सारे और इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पीएलआई स्कीम यहाँ पर वर्क करती है, ताकि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेटअप करें। साथ में ही ना हार्मोनाइज़्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एचएसएन जो कोड होता है, जब भी आप किसी चीज़ को एक्सपोर्ट वगैरह करते हो, तो वहाँ पर हमें डेटा को मॉनिटर करने के अंदर हेल्प करता है एचएसएन कोड। तो 2019 में ना 207 डेडिकेटेड एचएसएन कोड हमने यहाँ पे इसके लिए लगाए थे। तो इस वजह से क्या होता है, हमें पता लगता रहता है कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको, कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं। साथ में ही
ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से 100% एफडीआई इसके अंदर अलाउड है। तो कोई बाहर से पर्सन आता है, तो बिना अप्रूवल रूट लिए हुए ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे 100% एफडीआई यहाँ पे कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जॉनसन जॉनसन हो गया, ऑलस्टॉम हो गया, इन्होंने यहाँ पे अपने ऑपरेशन स्टार्ट भी कर दिए हैं 100% एफडीआई की वजह से ही। बाकी फंड स्कीम्स वगैरह को भी हमने चेंज किया है ताकि कहीं न कहीं टेक्निकल टेक्सटाइल इंडिया में प्रमोट किया जा पाए। ठीक है? तो हमारा एक मिशन था नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ये 3 साल पहले लॉन्च हुआ था। तो 2020-21 के बीच में लॉन्च हुआ था, तो अभी 24 के अराउंड उसको खत्म हो जाना था। पर हमने उसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है ताकि और भी यहाँ पे इस मिशन के माध्यम से टेक्निकल टेक्सटाइल के यूज़र्स को और प्रमोट किया जा पाए। देखो यहाँ पर ना इसके 4 कंपोनेंट्स भी हैं इस नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंदर, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, आपको इस 4 कंपोनेंट के नाम ध्यान में रख सकते हो, ये अलग डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए। कंपोनेंट 1 क्या है? आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करना। कंपोनेंट 2 क्या है आपका? कि आप मार्केट डेवलपमेंट करो, प्रमोशन करो इन सभी चीज़ों की। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको बस कंपोनेंट्स के नाम पता होने चाहिए। कंपोनेंट 3 है आपका कि आप एक्सपोर्ट को बूस्ट करो एंड कंपोनेंट 4 है आपका एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये 4 कंपोनेंट्स का आपको एक आइडिया होना चाहिए टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कॉप 28 दुबई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। देखो आप जानते हो जैसे फॉर एग्जांपल हर साल हमें कॉप्स देखने को मिलती हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर ना जो यूएनएफसीसीसी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, 1992 के अंदर हमें ये साइन होती हुई देखने को मिलती है। दरअसल में 1992 के अंदर ना अर्थ समिट हुआ था, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील के अंदर। वहाँ पर बहुत सारे हमें चीज़ें बनती हुई देखने को मिलती हैं। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट था आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ताकि कहीं न कहीं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको यहाँ पे रोका जा पाए एंड आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हो गया, उनकी कंसंट्रेशन को कम किया जा पाए। हमारे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, उसको कहीं न कहीं हम रोक पाएँ इस वजह से। अब इसी की जो हाईएस्ट डिसीज़न मेकिंग बॉडी है, उसी को बोलते हैं कॉप, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। हर साल जब ये मिलते हैं, तो अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे डिसीज़न लिए जाते हैं। तो अभी जो 28वीं होने जा रही है ना, वो होगी कब? वो आपकी 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में होगी। तो यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं, हम उन कंट्रोवर्सीज़ में नहीं जाएँगे। तो कहाँ होगी ये? दुबई के अंदर हमें ये देखने को मिल जाएगी। राइट? तो आज के समय के ऊपर इसकी टोटल 197 पार्टीज़ देखने को मिल जाती है, जो हर साल मिलती है, जिसको हम कॉप बोलते हैं। ठीक है ना? ये बेसिकली क्या है? ये एक सुप्रीम बॉडी है, इसी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इंडिया का ना कॉप 28 के अंदर इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। रीज़न बीइंग क्या है? देखो, अगर आप नोटिस करोगे ग्रीन हाउस गैसेज़ के एमिशन के अंदर, तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट एमिटर हमें देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में ना इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा-थोड़ा हम अगर एमिशन भी करते हैं हर बंदा, हमारी जो पर कैपिटा एमिशन है, वो तो कम है, पर पर्सन जो एमिशंस तो बहुत कम है हमारी। पर कहीं न कहीं हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ के आस-पास होने की वजह से ना, हम दुनिया में 3rd लार्जेस्ट एमिटर आज के समय देखने को मिल जाते हैं। एंड साथ में ही क्लाइमेट चेंज होगा, तो इसका इंडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ऊपर से अगर हम बात करें ना, जब पिछले साल कॉप 27 हुआ था, तो कॉप 27 के अंदर इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। किस तरह से? लॉस एंड डैमेज फंड के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड्स हो गया, ठीक है, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया या फिर और अलग-अलग तरह के क्लाइमेट कुछ डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इन क्लाइमेट डिज़ास्टर्स की वजह से ना कुछ कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कुछ स्पेशली कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा, या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसी वजह से ना हमने क्या कर दिया है, एक लॉस एंड डैमेज फंड को क्रिएट कर दिया है, ताकि आपकी जो कंट्रीज़ इफ़ेक्ट होंगी ना क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनको यहाँ पर कुछ हम कंपनसेट कर पाएँ, उनको कुछ पैसे दे पाएँ ताकि वो अकॉर्डिंगली उनसे लड़ पाएँ, ताकि वो उनसे अपने आप को वापस खड़ा कर पाएँ। इस वजह से लॉस एंड डैमेज फंड को क्रिएट कर दिया गया। तो ये क्रिएशन के अंदर इंडिया का इम्पोर्टेंट रोल रहा था। पर कहीं न कहीं अभी भी देखो इसके रिगार्डिंग इश्यू ये है कि ये पैसे वगैरह कैसे होंगे, अभी कंसेंसस नहीं है फंडिंग वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक है ना? तो वो एक चीज़ें अभी बची हुई हैं, पर इंडिया का इम्पोर्टेंट रोल डेफ़िनिटली रहा था। इसके अलावा हमें ना देखो धीरे-धीरे क्या होना है, हम एडैप्टेशन की तरफ ही मूव कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको एमिशंस और एडैप्टेशन के बीच का फ़र्क समझाया था। यहाँ पर ना हमें कुछ अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, नई-नई कुछ टेक्नोलॉजीज़ लेके आनी पड़ेंगी। तो वो होता है आप अडैप्ट कर रहे हो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। अब अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट आई थी यूनेप की, ठीक है ना? तो वहाँ पर भी उन्होंने बात करी गई थी कि हमें कितने फंड चाहिए। तो इस फंड के रिगार्डिंग भी इंडिया प्रायोरिटाइज़ कर रहा है कि अडैप्टेशन एंड इक्विटी यहाँ पे देखी जा पाए, तो वो भी इम्पोर्टेंट काम रहेगा इंडिया का। बाकी
फॉसिल फ्यूल्स को फेज़ डाउन करना है या फेज़ आउट कर देना है, मतलब बिल्कुल खत्म करना है, उसके रिगार्डिंग चर्चा होगी। और इंडिया एक्चुअल में चाहता है ना कि सिर्फ आप कोल को ही नहीं, बाकी फॉसिल फ्यूल्स का भी देखो, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग कंसेंसस नहीं है अभी तक। रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे यहाँ पे करना है, इंडिया का आप जानते हो ना 2030 तक एक एम्बिशियस टारगेट है 500 गीगावाट तक पहुँचने का। तो इंडिया कैसे इसके रिगार्डिंग क्या काम कर चुका है, क्या कैसे कर रहा है, दुनिया को क्या सिखा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएँगी। एक ना देखो, जब हम पिछले सालों की बात करते हैं, तो 2020 से ना एक चीज़ स्टार्ट होनी थी कि हर साल $100 बिलियन को मोबिलाइज़ करना था रिच कंट्रीज़ को। इस प्रोग्रेस को उन्होंने यहाँ पे मीट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? इस नंबर को कहीं न कहीं हमें और बढ़ाना पड़ेगा ताकि कंट्रीज़ को कुछ पैसा मिल पाए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो आगे बढ़ पाएँ और डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इस वजह से इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडिया हमेशा बात करता है ग्लोबल साउथ की, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गया, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गया और जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, उनकी नीड्स को कैसे एड्रेस करना है, यहाँ पर इंडिया का भी इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023। तो ये एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है जिसको तैयार किया किसने, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, जो कि कुछ पॉलिसी एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का एक ग्रुप है। अब क्रायोस्फीयर के बारे में आप जानते होंगे। क्रायोस्फीयर दरअसल में पता क्या है? क्रायोस्फीयर हम वर्ड देते हैं जो अर्थ के ऊपर स्नो हो गया, आइस रीजन्स हो गया, आपकी ग्लेशियर्स, आपके स्नो, आपकी आइस शीट्स हो गया और परमाफ्रॉस्ट हो गया, इन सभी को बोला जाता है। आपको बाकी वर्ड्स को तो पता होगा, शायद परमाफ्रॉस्ट ना पता हो। देखो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है ना, एक ऐसी ज़मीन होती है अर्थ सरफेस के नीचे जो कि कंप्लीटली फ्रोज़न होती है। कितने टाइम के लिए? कम से कम 2 साल लगातार के लिए। बेसिकली अगर उस रीजन का ना टेम्परेचर -32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है कम से कम 2 साल लगातार के लिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट बोल दिया जाता है। अब नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, वहाँ पर ये हमें ज़्यादातर ये रीजन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दुनिया भर के लार्ज रीजन्स को ये कहाँ पे कवर करते हैं। कई-कई जगह तो ये हज़ारों साल के लिए भी ऐसा चीज़ हो सकती है कि वो कंटिन्यूअसली फ्रोज़न हो। अब नोटिस करो, अगर कल को मान लो परमाफ्रॉस्ट थॉ कर जाता है, थॉ मतलब एक तरह से पिघल जाता है वहाँ पे, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, मीथेन एमिशंस होते हैं और इस वजह से ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, आपके टेम्परेचर्स वगैरह में इंक्रीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा कंसर्न होता है, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है। तो रिपोर्ट के हिसाब से ये जो सारी चीज़ें मेल्ट वगैरह कर रही हैं, जो परमाफ्रॉस्ट आपकी मेल्ट कर रही है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही इर्रिवर्सिबल होगा, उसको वापस से ठीक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बाकी इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर अंटार्कटिका, आर्कटिक की भी बात करी हुई है कि अगर मान लो जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, कहीं न कहीं वहाँ पर ना फिर क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि शायद अंटार्कटिका के अंदर पूरी तरह से जो सी आइस है वो शायद खत्म ही हो जाए और इस साल ही हमें देखने को मिलेगा कि सी आइस जो होगी ना वो लो समर ऑल टाइम लो के ऊपर चली जाएगी समर के अंदर और सेम विंटर के अंदर। तो अपने आप में आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, यहाँ पर भी बर्फ बहुत ज़्यादा पिघल रही है। हिमालयाज़ के अंदर भी आप नोटिस करोगे, जो आज के समय आइस दिख रही है उसका 50% खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े कंसर्न्स हैं स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2023 ने जो है हमारे सामने रखे हुए हैं। डेफिनिटली यहाँ पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं, बट डेफिनिटली इसको मेंस के आंसर में भी आप डेफिनिटली इस पॉइंटर्स को लिख के अपने पॉइंट्स को वैल्यू ऐड कर सकते हो। क्रायोस्फीयर की छोटी-सी पिक्चर आपको दे दिया ताकि आपको याद रहे क्रायोस्फीयर आखिर होता क्या है। आई थिंक 2018 या 17 में यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे। ठीक है? चलो ये थे आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके हिसाब से इनमें से कौन-सा ठीक है एंड कौन-सा गलत है। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका विद रिगार्ड्स टू एससीएस यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। दरअसल में अभी बिहार ने डिमांड करी है। अभी क्या मतलब कई सालों से कर रहे हैं, अब थोड़ा ज़्यादा उन्होंने बोला है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दो। तो कोशिश करना है इसको अटेम्प्ट करने की, फिर कल अकॉर्डिंगली मैं इसको समझा दूँगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू पैरोल, ठीक है? ये भी आई थिंक 2022 में ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे, तो ट्राई करना है इसको करने की और फिर कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका मैं आंसर बता देता हूँ। एक था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो कह रहा है कि यूएन चार्टर के द्वारा एस्टैब्लिश हुआ था 1945 के अंदर। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। विंडफॉल गेन टैक्स तो मैं आपको कई बार समझा ही चुका हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। जब आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होते हैं उसके ऊपर टैक्स जो लगता है। आसियान की ये बात कर रहा है और यहाँ पर इसने चाइना लिख दिया। अरे नहीं! अपने आप ही गलत हो गया, चाइना थोड़ी मेंबर है। तो यहाँ पर आपको बाकी तो ठीक है, आपका मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। तो चाइना की जगह आपका इंडोनेशिया होना चाहिए था। चिकनगुनिया की मैं बात करूँ तो कह रहा है एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटोस के थ्रू होता है।
ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे कुछ चीज़ें जो डिस्कस करनी थी। पिछले हफ्ते मैंने आपको साउथ चाइना सी के बारे में होमवर्क भी दिया था। तो देखो ये रहा आपका साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी अपने आप में बहुत ही एक ना कन्फ्लिक्टेड एरिया है। चाइना यहाँ पे अलग-अलग अपनी एक्टिविटीज़ को करता रहता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये जो एरिया है, आपका ब्रूनेई हो गया, आपका मलेशिया हो गया, आपका वियतनाम हो गया, आपका फिलीपींस हो गया, ठीक है ना? इसके साथ आपका ताइवान हो गया, राइट? तो ठीक है, ब्रूनेई, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम। ये सातों कंट्रीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। कौन-सी? ब्रूनेई, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम। तो ये सारी बॉर्डर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएँगी। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 एंड 5। कुछ बहुत सारे आइलैंड्स में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना? स्प्रैटली आइलैंड के बारे में मैंने आपके साथ कई बार चर्चा करी हुई है, ठीक है? आपके साथ पैरासेल आइलैंड्स के बारे में बहुत बार चर्चा करी हुई है। स्कार्बरा शोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर हैं, आपके साउथ चाइना सी के अंदर ही है। ये आपको सारे लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट होमवर्क दिया था मैंने कि ये किस पर्सनैलिटी को बताता है। देखो इसका आंसर है आचार्य जेबी कृपलानी जी। मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ये लास्ट वीक के अंदर ही। अगर किसी को इसके बारे में डाउट है ना, तो प्लीज़ पिछले वीक के जो हमारे प्रीलिम बूस्टर डिस्कशंस हैं, उनको एक बार देख लीजिए, एंड आई एम श्योर आपको ये ईज़िली आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।